एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो कल्चर एंड हेरिटेज की क्लास 3 हम आप सबके लिए लेके आए हैं आप सबकी डिमांड पर। तो इस वीडियो को आई होप कि आप उतना ही पसंद करेंगे जितना आपने क्लास 1 एंड 2 को पसंद किया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पूरा कवर कर लिया था और क्लास 3 में हम शुरू कर रहे हैं मौर्यन आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज के जो पिछले 2 वीडियो हमारे हुए हैं उसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देखी थी और इसके साथ हमने उस 2 वीडियो में एक चैप्टर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं उसके आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था। और मैंने उसी वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि नेक्स्ट में हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हों या किसी भी स्टेट पीसीएस का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार ध्यान से समझिएगा और इसमें एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज की सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड स्टेट पीसीएस स्टूडेंट्स। तो मेरे जो स्टार्टिंग के क्लास 1 एंड 2 हैं अगर आप लाइन से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उसी 1 एंड 2 क्लास के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे आर्ट एंड कल्चर का बनाना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये फिर से सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ। और मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी दिया है जिसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं 9 वीडियो तक आपको आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज की दूँगी, जिसमें ये हमारा 3rd वीडियो है। तो लगातार चैनल पर बने रहिए और ये पूरे 9 के 9 वीडियो आप लाइन से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जब भी हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो मौर्य समाज जिस समय चल रहा था उस समय जो भी आर्ट या आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है कोर्ट आर्ट और एक होता है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट का मतलब आप ऐसा समझिए जैसे कोर्ट आपने देखिए ना, जैसे जहाँ पे जज वगैरह होते हैं, कोर्ट तो एक बिल्डिंग जो होती है उसको कोर्ट समझिए, वो जज वाला जो प्रोफेशन है उसको नहीं पकड़ना है आपको। कोर्ट मतलब जो बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़ी बड़े कोर्ट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी आपने बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, वो उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है कोर्ट आर्ट। और पॉपुलर आर्ट्स हो गई जो उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, यानी मौर्य समाज के समय जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गई हैं चीज़ें, वो हो गई पॉपुलर आर्ट। तो इस वाला जो वीडियो है इसमें हम कोर्ट आर्ट को पूरा का पूरा कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी क्लास 4 आएगी उसमें हम पॉपुलर आर्ट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए कोर्ट आर्ट में आपको ध्यान क्या देना है, कोर्ट आर्ट में आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। मॉडर्न आर्ट के समय 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित हुई, बहुत ज़्यादा बनी, वो है उनमें से एक है प्लेसेस यानी जो महल होते हैं, एक हो गए पिलर्स जो बड़े बड़े से खंबे होते हैं, और एक हो गए स्तूपास। स्तूपास एक ऐसा गोल टाइप का फॉर्म बना होता है, गुंबद टाइप का एक बिल्डिंग होती है, उसे बोलते हैं स्तूपास। जैसे कि सांची का स्तूप जो आपने 2000 का जो नोट होता है उसके पीछे भी कभी ना कभी बना हुआ देखा होगा, वो होते हैं स्तूपास। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए मौर्यन जो एम्पायर है वो जियोग्राफिकली इंटेंसिव हुआ आयरन एज के समय। आयरन एज मैंने आपको बताई थी, एक आयरन एज, फिर मेटल एज, फिर आपकी वैदिक एज, ये सारी की सारी एज हमने क्लास 1 में सब देखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल, इसीलिए मैंने कहा कि क्लास 1 से पढ़े तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिस्टोरिकल पावर इन साउथ एशिया बेस्ड इन मगध। तो मगध के समय जो मौर्य साम्राज्य था ये बहुत ज़्यादा उस समय विकसित हुआ, और ये जो साम्राज्य जिस समय विकसित हुआ उस एज को कौन सी एज माना जाता है, आयरन एज माना जाता है, और ये साउथ एशिया में बेस्ड रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं कि जो ये मौर्य साम्राज्य है ये अशोका का साम्राज्य है, इस समय अशोक का राज्य चल रहा था। तो अशोका ने 4 स्क्रिप्ट लिखी थी, यानी स्क्रिप्ट यानी लैंग्वेज, भाषा। तो वो 4 स्क्रिप्ट को आप क्या ध्यान रखना है, जिसमें उसके एडिक्ट्स होते थे। एडिक्ट्स मतलब जो कि चीज़ें उस समय उसने बनाई हैं और हमारे लिए छूट गई हैं, यानी पूरा लेख या पूरा तत्व जो लेख होते हैं उन्हें बोलते हैं एडिक्ट्स। यानी उस समय जो भी चीज़ें बनाई गई थी और जो हमें अब मिल गई हैं, हमें प्राप्त हो गई हैं, उन्हें बोला जाता है एडिक्ट्स। तो ये 4 स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती है अशोका के टाइम पे। कौन कौन सी हैं, एक है ब्राह्मी, फिर है खरोष्ठिति, फिर है ग्रीक और अरामिक। जो ब्राह्मी है वो टॉप लेफ्ट है, यानी लेफ्ट से लिखी जाती है। खरोष्ठिति टॉप राइट है, यानी राइट से लिखी जाती है। जैसे हिंदी हम ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन उर्दू हम ऐसे लिखते हैं,
आपने शायद कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, तो बस उसी तरीके से। ग्रीक बॉटम लेफ्ट यानी बॉटम लेफ्ट से ये लिखी जाती है, एंड अरेमिक बॉटम राइट से लिखी जाती है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमेन देखेंगे मॉन्यूमेंट्स के। मॉन्यूमेंट्स यानी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जैसे कि ताजमहल, उसे बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमेन्स यानी जो उस समय की यादगार चीज़ें हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। तो उस समय क्या क्या बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ। एक हुआ रॉयल पैलेस, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ये नाम पूछे जा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो रॉयल पैलेस, सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, अ मोनोलिथिक रेल एट सारनाथ, जो कि सारनाथ में मिलती है, बोधि मंडला और अल्टर रेस्टिंग ऑफ 4 पिलर्स एट बोध गया, द रॉक कट चैत्य हॉल्स, बहुत बड़े बड़े चैत्य हॉल्स होते थे। रॉक कट यानी जो रॉक बनी होती थी, बड़े बड़े चट्टान, उनको काट के बनाया जाता था। बारबर केव्स, जो कि गया के पास है, नियर गया, गया जो कि यूपी में है, इंक्लूडिंग द सुदामा केव, साथ के साथ सुदामा केव। तो ये सारे नाम ध्यान रखने हैं जो कि मौर्य आर्ट से रिलेटेड हैं। अब हमने आपको बताया था कि हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, प्लेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेसेस के बारे में। ग्रीक हिस्टोरियन मेगस्थनीज, ये नाम ध्यान रखना है, मेगस्थनीज ने सबसे पहले प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब किया जो कि मौर्य एम्पायर के समय पे देखे गए थे। तो इन्होंने कहा है कि मेगस्थनीज ने कहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन है मैनकाइंड की, जो कौन सी, इस समय के प्लेसेस, यानी मौर्य समाज के समय इतने इतने खूबसूरत, इतने भव्य, इतने बड़े महल होते थे, बहुत ही बेहतरीन एक ग्रेटेस्ट क्रिएशन थी मैनकाइंड की, यानी कि मानव समाज का एक बहुत बेहतरीन क्रिएशन था उस समय के प्लेसेस, उस समय के महल। ये किसने कहा? ये कहा मेगस्थनीज ने। इसके अलावा एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया, फाहिन, नाम ध्यान रखना है, फाहिन। इन्होंने भी कहा कि जो मौर्य प्लेसेस होते थे, ये गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स थे, यानी भगवान के द्वारा गिफ्ट किए मॉन्यूमेंट्स, यानी इतने भव्य होते थे, इतने बड़े, इतने खूबसूरत होते थे। इसलिए इन दो लोगों ने ये बात कही। दो लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेगस्थनीज ने क्या कहा एंड फाहिन ने क्या कहा। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्लेसेस के बारे में बताया गया था। हालांकि वो किताब खो गई, मिल नहीं पाई, लेकिन बाद में फाहिन ने उस किताब के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स उसको मिले होंगे, उसके थ्रू उसने इस मौर्यन प्लेसेस के बारे में ढंग से डिस्क्राइब किया अपनी बुक में। अब एक बात और, ये जो प्लेसेस बनते थे, ये इन्फ्लुएंस थे बाय पर्शियन आर्किटेक्चर। पर्शिया में जो आर्किटेक्चर होता था, पर्शिया में जो बड़े बड़े महल होते थे, उसी से इन्फ्लुएंस होकर मौर्य समाज के जो प्लेसेस होते थे वो बनते थे। इन प्लेसेस की कोई फोटोग्राफ हमारे पास मौजूद नहीं है अच्छी कोई ढंग की, इसलिए हमने इसकी फोटोग्राफ नहीं रखी, बट आप प्लेसेस से समझ सकते हैं जो बड़े बड़े महल होते थे उस समय पर, जो बहुत बड़े राजा महाराजा के महल होंगे, उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। अब हम इस प्लेसेस के बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे। किस चीज़ के बने होते थे? मटेरियल वुड का होता था, यानी सोच सकते हैं आप कि वुड के इतने भव्य महल बनते थे। ये बहुत बड़ी कला जो उस समय पे थी, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुमराहार। कुमराहार इज़ द एरिया ऑफ पटना, यानी कुमराहार एक पटना का एक एरिया है जहाँ पर हमें एंसाइंट सिटी पाटलिपुत्र के कुछ रिमेन्स मिलते हैं। वहाँ से पटना में एक जगह है कुमराहार, वहाँ से हमें जो मौर्य साम्राज्य के पाटलिपुत्र एंसाइंट सिटी हुई है, उसके कुछ रिमेन्स, यानी उसके कुछ पूरा लेख, पुरातत्व, आर्किटेक्चर फैक्ट्स मिलते हैं। इस कुमराहार की फोटोग्राफ आपको मैं दिखा सकती हूँ, चलिए देख लेते हैं। ये है वो कुमराहार की एक पिलर जो कि कुमराहार में मिला हुआ है। पिलर, ये एक पिलर है जो थोड़ा सा टूटी अवस्था में, आप सोच सकते हैं बहुत पुरानी बात है, करीब 23 to 32 BC, ये बहुत पुरानी किताबों में अलग अलग दिया होता है, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो उस समय ऐसे अशोक ने 80 पिलर्स बनवाए थे, जिसमें से हमें मतलब जो पूरा लेख वाले हैं, जिन ये सब खोज करता होते हैं, सिर्फ एक ही मिल पाया है, वो है ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, जो कि कुमराहार में रखा गया है। अब हम कुछ पिलर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। अभी हमने प्लेसेस को कवर कर लिया, अब हम पिलर्स देखेंगे। तो पिलर्स में सबसे बड़ी बात, पिलर्स जो बने होते थे वो चुनार सैंडस्टोन के बने होते थे। तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में जो पिलर्स बनते थे वो किसके बनते थे? चुनार सैंडस्टोन के। ये एक सिंबल होते थे स्टेट के, यानी पूरे स्टेट के सिंबल के रूप में प्रदर्शित होते थे पिलर्स। अशोका का जो पिलर्स के जो एडिक्ट्स होते थे वो पाली या प्राकृत लैंग्वेज में या तो लिखे होते थे या फिर ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज में भी लिखे होते थे। तो ये आपको जो लैंग्वेजेस हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अशोका के समय में जो ऐसे बड़े बड़े पिलर्स होते थे उसमें कुछ लैंग्वेज लिखी होती थी ऐसे टाइप की, तो वो लैंग्वेज पाली या प्राकृत में लिखी होती थी, ग्रीक या अरामिक में लिखी होती थी। और ये लिखी क्यों होती थी? क्योंकि अशोक अपने उपदेशों को इन खंभों में लिखवा करके सब जगह पर लगवा देता था। ये उस समय किया जाता था। उस समय तो ये मोबाइल वगैरह, ईमेल वगैरह नहीं चलता था, तो ये एक तरीका मान सकते हैं आप।
अब ये पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन बनता है। पिलर्स में कई चीज़ें हैं, एक है शेफ्ट, फिर है कैपिटल, फिर है अबेकस और फिर है कैपिटल फिगर। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार आप पूरा फिगर देखिए, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। ये देखिए, ये है वो पिलर्स। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक पिलर और इसमें कुछ ये लैंग्वेज लिखी हुई है। और ये आप देख रहे हैं कि ये एक पिलर है, इसके इस हिस्से को, ये जो लंबा सा डंडा जैसा बना है, इसको बोलते हैं शेफ्ट। और ये जो बीच वाला हिस्सा फूल जैसा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अबेकस। तो इस तरह इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें अच्छे से समझना है। और इन्हीं के ऊपर ये हमारा एक प्रतिष्ठित नेशनल एम्बलम भी बना होता है, जो कि आप देखते होंगे कि नोट्स वगैरह में या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं तो उस पर ये जो सिंबल है ये बना रहता है, नेशनल एम्बलम। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो नीचे का पिलर है ये था हमारा शेफ्ट। इसके बाद ये जो फूल जैसा है, कमल के फूल जैसा, लोटस जैसा, ये है बेस। ये जो जिस पे ये एनिमल खड़ा हुआ है, इस हिस्से को हम बोलते हैं अबेकस। और ये जो पूरा एनिमल है ये हमारा एनिमल हो गया। यहाँ पे लॉयन भी हो सकता है, यहाँ पर बुल भी हो सकता है, 3-4 जानवर के नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर एलिफेंट भी हो सकता है, अलग अलग ये होते हैं। तो चलिए अब आप ये नाम समझिए कहाँ पे क्या क्या आएगा। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेफ्ट के बारे में। अ लॉन्ग शेफ्ट फॉर्म्ड द बेस एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और मोनोलिथ। तो जो वो शेफ्ट मैंने बताया था ना, जो नीचे का खंबा होता है लॉन्ग फॉर्म में, जो या तो स्टोन का बना होता है या मोनोलिथ का बना होता है, ये हिस्से को हम बोलते हैं शेफ्ट। शेफ्ट के बाद आता है कैपिटल। ऑन टॉप ऑफ शेफ्ट ले द कैपिटल विच वॉज आइदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड। तो ये खंबे के ऊपर जो ऐसे लोटस टाइप का बना होता है उसे या तो लोटस टाइप बोल लीजिए या बेल शेप्ड बोल दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं उसे। इसके बाद हम आएंगे अबेकस। अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बेस नोन एज अबेकस। तो हमने देखा था कि जो ये शेफ्ट है, शेफ्ट के ऊपर ये कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर एक बेस जैसा बना होता है जिसे हम अबेकस बोलते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा रेक्टेंगुलर होता है, कभी कभी ऐसा सर्कुलर भी होता है, इसी को बोला जाता है अबेकस। डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर को समझा जा सकता है, अदरवाइज समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी लग सकती है। तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। और फिर आता है हमारा कैपिटल फिगर, यानी जो कैपिटल के ऊपर जो फिगर बना है, जो एनिमल बना है। तो ऑल द एनिमल्स फिगर जैसे कि बुल, लॉयन एंड एलिफेंट होते हैं, ये स्टैंडिंग होते हैं इन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अबेकस, या इसको आप बेस बोल सकते हैं, अबेकस या बेस। आई होप कि ये पिलर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारा प्लेसेस हो गया, पिलर्स हो गया, अब हमारा क्या बचा, स्तूपास। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल फिगर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल फिगर जो ऊपर एनिमल बना होता है, ऑल द कैपिटल फिगर एनिमल बुल, लॉयन एंड एलिफेंट वहाँ पर होते हैं, जो कि सर्कुलर या फिर स्क्वायर अबिकस के ऊपर होते हैं। जो लायन कैपिटल होता है ये सबसे पहले कहाँ डिस्कवर्ड किया गया, सारनाथ में, जो कि वाराणसी के नियर है। और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नेशनल एम्बलम में होता है। यानी जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, नोट्स अपने देख सकते हो, सब में आपको वो डायग्राम देखने को मिलता है जो मैंने अभी आपको लॉयन वाला डायग्राम दिखाया था। द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द फर्स्ट शर्मन ऑफ धम्मचक्र प्रवर्तन बाय द बुद्ध एट सारनाथ, द कैपिटल वाज बिल्ड बाय अशोका। तो ये हमको ये लॉयन कैपिटल सबसे ज़्यादा प्रचलित कब हुआ, जब जो बुद्ध ने अपना पहला श्रमण दिया था। श्रमण यानी जब उनको काफ़ी ज्ञान मिल गया था और ज्ञान वो उपदेश देने वाले थे, और उस उपदेश को क्या बोला जाता था, धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म की स्थापना कैसे हो, अब धर्म का चक्र परिवर्तन होगा। तो बुद्ध ने जो ये उपदेश दिया था, जिसको कि धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था, इसी के टाइम से ये लायन कैपिटल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और ये कैपिटल बिल्ड किसके द्वारा कराया गया, अशोका के द्वारा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये आप देख सकते हैं, हम इसी की बात कर रहे थे, लायन कैपिटल। देख सकते हैं ये शेर बने होते हैं, 4 होते हैं, 3 आपको दिख रहे हैं, एक पीछे होता है। यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स बना होता है, बेस समझ लीजिए, या इसी को अबेकस भी बोलते हैं, जिसमें कुछ थोड़े एनिमल्स भी बने होते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चक्र भी होता है, और ये लोटस एंड बेल शेप्ड होता है, जिसको कि हम कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर एक चक्र भी होता था, जो कि टूट गया, अशोका के टाइम पे ये होता था, बट अब ये नहीं है, इसीलिए नेशनल एम्बलम में ये इतना ही बना होता है, इसके ऊपर का चक्र टूट चुका है। अब हम देखेंगे स्तूपास के बारे में। स्तूपास मैंने आपको बताया, जो ऐसा गोल बिल्डिंग टाइप बनी होती है, ये बिल्डिंग इसलिए बनी होती है, जो ब्यूरल्स होते हैं, मैंने ब्यूरल्स आपको सेकंड क्लास में भी बताया था, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, कि जो लोग मर जाते हैं उनके जो रिमेन्स हैं, यानी कि उनकी जो याद में चीज़ें रखी जाती हैं, उसके बाद ऊपर एक पूरी बिल्डिंग बना दी जाती है ऐसे गोल फॉर्म में, उसी को स्तूपास बोलते हैं। जैसा कि आप ताजमहल देख सकते हैं कि ताजमहल के अंदर क्या है,
जो मर गए थे उन्हीं की याद में बनाया गया और उन्हीं की वहाँ पर रिमेन्स रखे हुए हैं, तो उसी को हम स्तूपास बोलते हैं। तो स्तूपास वार ब्यूरियल माउल्ट्स प्रिवेल्ड इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड, ये वैदिक पीरियड के समय आया। स्तूपास वार फर्स्ट एंड मेन पार्ट, ये मेन पार्ट स्तूपास होते हैं। स्तूपास यानी जो ऐसा गोल फॉर्म होता है। इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो स्तूपास कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम विद अ सिलेंड्रिकल अंडा एंड हार्मिका एंड अ चैत्र ऑन द टॉप। तो स्तूपास में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक अंडा, ये जो अंडा शेप में बना होता है, एक हार्मिका और एक चक्र। अब ये कहाँ कहाँ पे है, चलिए हम डायग्राम में देख लेंगे एक बार। देखिए ये है सांची का स्तूप और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा अंडा जैसा बना हुआ है, इसको हम अंडा बोलते हैं या स्तूपा मान बोल सकते हैं। और ये आपकी ये हिस्सा जो यहाँ से चढ़ते हैं इसको वैदिका बोलते हैं और ये जो इसके ऊपर ऐसा बना हुआ है इसको हार्मिका बोलते हैं और ये जो ऊपर ऐसा गोल बेल जैसा बना होता है इसको चैत्र बोलते हैं। तो ये जो नाम है, 1-2 नाम आपको ध्यान रखने हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये 1-2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये गोला मैंने बोला था ना, इसको अंडा बोलते हैं, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। और इसके साथ मैंने जो आपको बताया था कि हमारे सारे नोट्स में ये नेशनल एम्बलम बना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नेशनल एम्बलम, ये देख रहे हैं 50 के नोट में भी ये बना हुआ है और ये 5 और 1 रुपये के नोट पर बना हुआ है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते जरूर लिखा होता है, सत्यमेव जयते। आप चाहें तो अभी इसी वक्त अपना नोट उठा के देख सकते हैं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मैं इसको लास्ट में आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप अभी जानते हैं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो हमने स्तूपास के बारे में देखा, इसमें 3 चीज़ें हैं, अंडा, हार्मिका एंड चैत्र। तो स्तूपा आर्किटेक्चर में 3 नाम ध्यान रखने हैं, अंडा जो आपको गोल शेप में दिखा, हार्मिका जो इसके ऊपर एक बना होता है इस अंडे के ऊपर, और चैत्र जो इसके ऊपर एक बेल जैसा बना होता है। 2 इंपॉर्टेंट स्तूपास है जिनके नाम ध्यान रखने, एक है सांची का स्तूप जो 2000 नोट के पीछे भी बना रहता था, मोस्ट फेमस है, मध्य प्रदेश से हमको ये मिला है। और एक है पिपरवा स्तूपा, ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा यानी सबसे ज़्यादा पुराना स्तूपा है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हमने कोड पार्ट को पूरा कवर कर लिया है। इसमें प्लेसेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पिलर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड स्तूपास के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। अब ये बचा हमारा पॉपुलर आर्ट जिसमें केव्स, पोट्री एंड स्कल्पचर्स है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो कि हमारा होगा क्लास 4। तो चैनल पर लगातार बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। साथ के साथ अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ के साथ अगर एपीएफसी के लिए आप कंप्लीट पीडीएफ पैकेज अभी आप लेना चाहें, अभी आपके पास टाइम है, आप ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। इसमें आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस की पीडीएफ, स्कीम्स की, लॉस की, कल्चर, हेरिटेज, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस की पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 499 में। और ईओ के लिए अगर आप 399 में लेना चाहें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ कल्चर एंड हेरिटेज एक ही सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे ईमेल पर संपर्क करें, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ एक सब्जेक्ट की, जो 1 सब्जेक्ट की आप पीडीएफ लेना चाहेंगे तो ये आपको मिलेगी 200 रुपये में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।